टीचिंग टूल्स, कोई टीचिंग टूल रह गया था ये कुछ हमने कवर कर लिए थे, समझ आ गया था सब कुछ, मिसाल से भी सबमिट कर दिया। प्री स्किल्स में से एक चीज़ हम मिस कर गए थे, दैट इज कम्युनिकेशन तो हमने कर ली थी, समथिंग मोर मेकिंग चॉइस। एक छोटा बच्चा जो होता है अर्ली स्टेज पे वो चॉइस मेकिंग सीखता है, उसने क्या लेना है, प्रेफरेंस उसकी क्या है, वो कैसे करता है या कैसे कराएं उसको हम जानते, जिसकी मिस होगी प्री स्किल्स उसको प्रेफरेंस उसकी क्या है, उसको चॉइसेस में कैसे सिखा सकते हैं हम। तो उसमें ये कर सकते हैं ना कि बच्चे में अगर हम एक चॉइस का कॉन्सेप्ट डेवलप करना है तो ग्रेजुएट मतलब फॉर एग्जाम्पल उसके हमें आगे दो चीज़ें हम रख देंगे और उससे हम पूछेंगे कि आपको इसमें से क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। फॉर एग्जाम्पल अगर शुरू में तो हम ऐसे करेंगे कि हमें उसका थोड़ा अगर इस बारे में आइडिया हो कि बच्चे का रीइंफोर्सर क्या है दोनों में से, एक एनिमल है और फ्रूट है, तो हम उससे एनिमल रख सकते हैं कि उसे क्या चाहिए, देन ग्रेजुअली हम उसको उसके रीइंफोर्सर को डिक्रीज कर देंगे, फिर हम दोनों फ्रूट्स जाएंगे ऐसा करके ताकि उसमें एक ये चॉइस का कंसेप्ट डेवलप हो बच्चे में। इसी कह रहे हैं कि प्रेफरेंस असेसमेंट करने के बाद जो है उसको कैसे करेंगे प्रेफरेंस असेसमेंट? अगर तो उसको शुरू में ही अंदाज़ा नहीं है कि वो चॉइस कर सके हाई प्रेफर में और लो प्रेफर में, तो सिंगल स्टिमुलस ही हम लोग यूज़ करते हैं, और अगर वो कर सकता है तो फिर हम पेयर्ड भी कर लेते हैं या फिर आगे मल्टीपल चॉइसेस रख के तो जो चीज़ रखी हुई होती है फिर यानी अगर उसमें से एक रूम में से वो चॉइस कर लेता है फिर हम उसको दोबारा उस रूम में नहीं रखते, ताकि उसमें से भी उसको चॉइस करना वो चॉइस कर ले। फाइन, ये चीज़ ज़रूरी होती है प्रेफरेंस असेसमेंट करना, क्योंकि हमने उसको कुछ रीइंफोर्समेंट के लिए भी यूज़ करना होता है और चॉइसेस की का जब हमें उसको आइडिया देना हो कि हाउ टू मेक चॉइस, तो फिर हमें फिर पता होना चाहिए, ज़रूरी है कि उसको क्या पसंद है, ओनली देन वी कैन गिव देम द प्रैक्टिसेस। उसका तरीका क्या होता है, व्हाट आई डू इज कि मैं एक बच्चे को इस कमरे में लाता हूँ, यहाँ पे बेशुमार चीज़ें पड़ी है, टॉयज पड़े हैं, मैं यहाँ पे उसको छोड़ देता हूँ, मैं देखता हूँ क्या करता है, वो इधर जाता है पहले या इधर जाता है, इसको लेता है या इसको लेता है, जिस चीज़ को वो सबसे पहले लेता है दैट इज हिज मोस्ट प्रेफर्ड आइटम इन ऑल दीज थिंग विच वर प्रेजेंट टू हिम। अब मुझे उसका पता लग जाता है कि दिस इज प्रायोरिटी 1, उसकी जो है पसंद की चीज़ है उसकी, ठीक है। या उसको बिठा के उसको टेबल के उसमें उसके आगे मैं चंद चीज़ें रख देता हूँ, उन चीज़ों में से किस चीज़ को लेता है, उन आइटम्स में से फिर उसकी प्रेफरेंस किस चीज़ की है वो भी वहाँ पे पता लग जाती है। इन दिस वे नेक्स्ट डे या उसी सेशन में उस चीज़ को मैं वहाँ से रिमूव करके फिर उसको अपॉर्चुनिटी दूंगा। ये अपॉर्चुनिटी देना बड़ा नेचुरल सा वे होना चाहिए, जहाँ उसको ये महसूस ना हो कि मैं उस पर काम कर रहा हूँ, ओनली देन इट विल वर्क। अगर उसको ये एहसास हो गया कि मैं उस पर काम कर रहा हूँ या मैं उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दी मैंने कि ये ले लो या यहाँ पे देखो, तो फिर शायद वो प्रेफरेंस उसकी गलत हो जाए। तो इट शुड बी वेरी नेचुरल, हिज ओन विल टू टेक समथिंग और टच समथिंग, उसमें आपको सेकंड चॉइस उसकी मिल जाएगी। इन दिस वे वी मूव ऑन सेकंड थर्ड की तरफ। हम उसके प्रेफर्ड आइटम्स हमारे जो होते हैं वो हमें प्रेफरेंस असेसमेंट में पता लग जाता है कि उसको क्या पसंद है। चॉइसेस में फिर हमें जो उसकी प्रेफर्ड चीज़ होती है, जब हम उसको फिर देते हैं, इसी तरह से नॉन प्रेफर्ड को फिर हमें करना पड़ता है कि उसको लीस्ट प्रेफर्ड जो वाला आइटम जो है वो उसको हमें यूज़ करना होगा। अब हमने एक चीज़ रखी, फॉर इंस्टेंस इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ दिस थिंग कि उसका ये चीज़ उसकी मोस्ट प्रेफर्ड थी और ये चीज़ उसकी लीस्ट प्रेफर्ड थी 10 ऑब्जेक्ट्स में से फॉर एग्जांपल। तो अब मैं उसको कहूँगा व्हाट डू यू वांट, क्या लेना है, तो उसमें वो फिर ऑब्वियसली आई नो दैट ही लाइक्स इट मोर, तो वो इसकी तरफ ये बोल, अगर वर्बल है तो वो बोलेगा पर्पल रिंग, अगर वो नॉन वर्बल है तो वो शायद ले ले इसको, अगर वो नॉन वर्बल है इवन शायद वो लेने के बजाय उसकी तरफ नज़र उसकी आ जाए, उसकी नज़र भी इस पर आ जाती है, तो आई टेक इट दैट ही हैज रिस्पॉन्डेड टू माय स्टिमुलस जो मैंने उसको दिया था कि व्हाट डू यू वांट, तो ये मैं उसको दे दूँगा, ठीक है। तो इन दिस वे हमें उसका चॉइसेस का पता लग जाता है और चॉइसेस की प्रैक्टिसेस हम उसको फिर इस अंदाज से देते हैं ताकि वो 2 या ज़्यादा चीज़ों में चॉइस कर सके। दिस इज वेरी नेचुरल। जब वो
बच्चा टॉय शॉप पे जाता है तो कितनी सारी चीज़ों में से कुछ सेलेक्ट करता है, तो ही हैज़ दैट थिंग डेवलप्ड कि व्हाट इज टू प्रेफर्ड ऑफ चॉइस। इस आइटम के साथ जितनी देर खेलेगा वो उसका हाई प्रेफर्ड होगा, यानी इंगेज वो जिस चीज़ के साथ ज़्यादा रहेगा वो उसका ज़्यादा मतलब हाई प्रेफर्ड होगा या फिर वो उसकी चॉइस होगी। और जिस चीज़ के साथ वो प्रेफर तो कर ले मगर वो उसके साथ ज़्यादा टाइम ना वो करे तो उसका नो प्रेफर। I have some I partially agree to this। ये नॉर्मल बच्चे के लिए तो ठीक है जो टिपिकल डेवलपमेंट में है शायद, लेकिन एक बच्चा जो रेपिटेटिव है जिसके अंदर रेपिटेटिव बिहेवियर है वो शायद उसके लिए मैं इससे एग्री ना करूं कि वो उसका प्रेफर्ड नहीं, वो उसकी ऑब्सेशन वाला अंदाज हो जाएगा, रेपिटेशन वाला अंदाज हो जाएगा। वो प्रेफर्ड आइटम शायद उसका ना हो लेकिन उसने उसको इतना यूज किया कि वो उसका रेपिटेटिवनेस में उसकी आदत बन। सर अभी जब आपको नहीं पता कि इसका हाई प्रेफर्ड और लो प्रेफर्ड नहीं, मतलब वो आपने एक नई चीज़ दी है उसको, लेकिन आप उस चीज़ को तो आपको तो नहीं ना पता। अगर हमें पता है कि ऑटिज्म की ये फीचर्स हैं कि वो स्पिनिंग वाली चीज़ की तरह हमने वो रखनी ही नहीं है। अगर आप फ्री चॉइस में दे रहे होते हैं तब भी तो आपने स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट तो नहीं ना बनाया होता, आप तब भी तो टाइम नोट कर रहे होते हैं कि आपने अपनी चॉइस को खुद सेलेक्ट करना है, फिर आपने ये देखना है कि वो कितनी देर के लिए उस चीज़ के साथ इंगेज रहा है। सर इसमें तो हम बिहेवियर को भी मॉडिफाई हाँ करते हैं। देखिए मेरा पॉइंट इसमें ये है कि देखिए जब आप एक बच्चे पे काम करते हैं यू नो हिज डायग्नोसिस, यू नो हिज सिम्टम्स फीचर्स, वो आपको मालूम है। अब उस बच्चे की प्रेफरेंस के लिए अगर मैं उसको देखूं कि वो इस कार के साथ खेल रहा है, ज्यादा देर खेल रहा है जो आप कह रही हैं, तो अगर मैं कहूँ कि वो उसकी प्रेफर्ड चॉइस है, चॉइस उसको शायद मैं ना समझूं, मैं उसको चॉइस ऑब्सेसिव वे में के अंदर उसका एक पैटर्न बना हुआ है, ही प्रेफर्स मोर टू मूव इट लाइक दिस और ही वांट्स इट मोर टू स्पिन दैट, तो वो उस वजह से उसकी प्रेफरेंस है। एक्चुअल प्रेफरेंस उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग में ऑब्सेशन वाले पार्ट को भी आप जेब में रखें ना कि वो ऑब्सेसिव वे के अंदर चला गया, अब उसको वो प्रेफर्ड होगा। लेकिन सर वही बात आ गई कि मल्टीपल स्टिमुलस में जब हम वो करते हैं तो हम उसकी वो जो चॉइस है जिसके साथ वो खेला हम वो उस रे में से हटा देते हैं, उसको दोबारा रखते ही नहीं है। ऑब्सेशन वाले उसको हम हटा देते हैं, ठीक है, जिसके साथ वो ऑब्सेस्ड होता है वो तो हम दोबारा रखते ही नहीं है, ताकि हमें उससे ये अंदाज़ा भी तो हो जाता है ना कि ये इसका रिपीटेटिव या तो पैटर्न है या ये ऑब्सेस्ड है, तो हमने उसको उसमें से हटा दिया है। अगर वो हर दफा उसको ही अगर रखेंगे तो उसी को लेकर वो नेक्स्ट टाइम में तो उसको रिमूव करना ही कर रहे हैं ना। उसको आपने जब देख रहे हैं कि आप इस कमरे में फ्री हैंड भी उसको देना है, टेबल पे नहीं भी कराना, तो उस चीज को आपने वहां से रिमूव करना है सो दैट कि उसके बाद उसकी नेक्स्ट प्रेफरेंस क्या आती है वो उसमें आ जाए। लेकिन मेरा जो बात चल रही थी वो ये थी कि प्रेफर्ड आइटम को आइडेंटिफाई करना के लिए हमें मेथड क्या करना है, ठीक है। वो ऑब्सेशन वाला और वो वाला पार्ट एक थोड़ा सा हम डिस्कशन में शायद और तरफ निकल रहे हैं। प्रेफरेंस के लिए आपको उसको आइटम्स को देखना है जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में लेगा, जाएगा, देखेगा, टच करेगा, विल बी मोस्ट प्रेफर्ड आइटम। अब जब हम चॉइसेस की तरफ आएंगे तो हम लीस्ट प्रेफर्ड और मोस्ट प्रेफर्ड को दोनों को यूज करेंगे और उसको कहेंगे, स्टिमुलेशन देंगे, व्हाट डू यू वांट, अब वो उसको लेगा। इसमें एक और चीज होती है कि हम उसको कहते हैं यू वांट ग्रीन और पर्पल, अब वो क्या करेगा, ऑटिस्टिक बच्चे के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि वो क्या करेगा कि वो उसको जो लास्ट में आपने बोला है वो उसको लेगा, अट्रस में भी वो यही करेगा। बेशक उसकी प्रेफर्ड ये है लेकिन चूंकि लास्ट में वर्ड पर्पल आया था तो वो पर्पल की तरफ जाएगा। अब इसको हमें फिर वाइस वर्सा करना होता है, उल्ट करना होता है, हम कहते हैं वी वांट पर्पल और ग्रीन, इस तरह से फिर उसको हमें उसको प्रेफरेंस का हमें पता है। अब जब हमें प्रेफरेंस का पता है तो मैं जब पर्पल एंड ग्रीन कहता हूँ वो ग्रीन की तरफ जाएगा या बोलेगा, मैं उसको ये दूंगा प्रेफर्ड वन, ताकि उसको समझ आए कि दिस व्हाट इज द प्रेफरेंस मींस, ठीक है। चॉइसेस का जब हम उसको कराएंगे कि आपको इसमें क्या चाहिए, तो जो मैंने लास्ट में बोला होगा, इफ आई अटर्ड इट लेबल्ड इट टू थिंग्स, तो फिर वो क्या करेगा, वो लास्ट वाले की तरफ जाएगा, क्योंकि लास्ट उसको जो आवाज आई कान में वो उसको रिपीट करेगा इन वर्बल एंड इन एक्शन एज वेल। तो इसलिए हम उसको प्रेफरेंस को आइडेंटिफाई करते हुए फिर हम उसको वो चीज़ प्रेजेंट करेंगे सो दैट इट गेट्स द राइट कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइसेस। फाइन, एक चीज़ और इसके लिए देखिए मोबाइल दिखाएं एक मिनट जरा।
फाइन। दूसरा एक चीज और जो हम उसको कराते हैं, मैचिंग। मैचिंग कैसे करानी चाहिए, क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू द एक्चुअल टॉपिक। आइडेंटिकल भी होती है, नॉन आइडेंटिकल। आइडेंटिकल भी होती है, नॉन आइडेंटिकल भी होती है। और ऑब्जेक्ट टू पिक्चर, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। फाइन। मैचिंग जो है, मैचिंग में बेसिकली चार चीजें होती हैं उसमें देखने वाली। साइज, शेप, कलर, उसका फंक्शन, कैटेगरी या पर्पस, ये चीज भी उसमें कंसिडरेशन में आती है। ठीक है। बेसिक लेवल पे जो मैचिंग हम कराते हैं वो हम इसको आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की कराते हैं। आइडेंटिकल मीन्स identical, same in all these things, same in size, same in shape, same in color, function भी उसका। तो दिस इज नोन एज आइडेंटिकल। इसमें दोनों चीजों का हम जब हम मैचिंग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे, तो वो दोनों चीजों का सेम होना जरूरी है। इसको जरूर ध्यान में रखें। बात हम एप्पल एक बड़ा है, एक छोटा है, हम उसको मैच करवा रहे थे, दिस इज रॉन्ग बेसिकली कॉन्सेप्ट वाइज। उसकी लर्निंग में उस अंदाज से शायद उसका इतना अच्छा परसेप्शन ना बने। ठीक है। कलर्स करा रहे हैं तो शायद अपना मार्कर करा रहे हैं तो जो है दो मार्कर जो है लेकिन दोनों का रंग डिफरेंट है, तो शायद वो मैचिंग का कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड नहीं करेगा। तो बेसिक लेवल में बिल्कुल स्टार्ट पे जब हम करते हैं तो इट शुड बी आइडेंटिकल, मीन्स आइडेंटिटी इन सेम इन ऑल दीज थिंग्स, शेप में, साइज में, कलर में, फंक्शन में, सब में वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसमें जब वो करने लग जाता है तो इसी को फिर हम चेंज कर देते हैं। जब उसे एक फॉर एग्जांपल मैंने दोनों चीजें पहले एप्पल के मॉडल से कराई, दो एप्पल से मेरे पास सेम, मैंने उसको मैच करवाया, मैच इट, वो उसने कर दिया उसके साथ। वो नहीं करता है तो मैं प्रॉम्प्ट करके करूंगा, टीचिंग मेथड के अंदर प्रॉम्प्ट करके उसको रिस्पॉन्स टाइम के अंदर मैच करवा दूंगा। जब वो एप्पल के साथ करने लग जाता है, दो चार दफा वो उठा के मैं उसको एप्पल देता हूँ, मैच के इंस्ट्रक्शन वुड बी मैच, वो एप्पल को उसमें एप्पल के साथ जो टेबल पर पड़ा है रख देता है। अब मैं एप्पल के साथ कोई एक चीज और भी रख दूंगा, हो सकता है बनाना रख दूं। नाउ आई स्टिल से हिम, यहां पे एप्पल है और ये बनाना है। अब यहां पे इस साइड पे बच्चा बैठा है, मैं उसको एप्पल दूंगा, वो इस एप्पल के साथ मैच करेगा, इधर रख देगा। मैं इसकी पोजीशन भी चेंज करूंगा, बनाना इस तरफ रख के इस तरफ। जब वो इस पे सही रखने लग जाता है देन आई रैंडम इट एंड ये मैं जनरलाइज करने के लिए मैं इसको एप्पल को इधर ले आऊंगा और बनाना को इधर ले आऊंगा। अब वो उसको उस अंदाज से करेगा। कभी डायगोनल रख दूंगा, दो तीन दफा इस तरह डिफरेंट करने से मुझे अंदाजा हो जाएगा कि उसको सही मैचिंग का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया है। जब ये आइडेंटिकल में हो जाता है फिर हम उसको इसमें पैटर्न चेंज कर देते हैं। फिर हम उसको पिक्चर टू ऑब्जेक्ट्स, अभी एप्पल का मॉडल में भी है और एप्पल पिक्चर में भी है। पिक्चर टेबल में पड़ी है, मैं मॉडल देता हूँ उसको मैच करने के लिए तो वो उसके साथ मैच करे, वाइस वर्सा अगेन। मॉडल उसमें पड़ा है, पिक्चर उसको देता हूँ उस पर करे, तो ये उसमें आइडेंटिकल में आ जाता है। ये अपना नॉन आइडेंटिकल में आता है बेसिकली ये कि चीज सही है, सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें फर्क आ रहा है। वो पिक्चर फॉर्म में, ये मॉडल में है, ये इस अंदाज से है। ठीक है, तो इसको इस अंदाज से हम चेंज करते रहते हैं। और शेप की आइडेंटिटी मैचिंग के लिए ऑब्जेक्ट कोई भी हो, शेप उसकी अगर ट्राइंगल है तो अब उसको मैच करना है। कलर्स की मैचिंग के लिए अगर उसकी शेप कोई भी है, साइज कोई भी है, कलर सेम है, एक कप येलो है, एक मार्कर येलो है, तो वो उसके मैच करेगा इन टर्म्स ऑफ कलर। ये जो लेवल उसका बच्चे का ऊपर जाता जाता है, अंडरस्टैंडिंग उसकी बढ़ती रहती है, हम इसको एनहेंस करते रहते हैं, मैचिंग को आगे से आगे उसमें चेंज करते रहते हैं।
और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते रहते हैं। कॉन्सेप्ट मैचिंग का ही हो रहा होता है, लेकिन उसमें साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके साथ साथ वो चीज़ प्री रिक्विजिट है, वो जो अटेंशन प्रोसेसिंग वाली चीज़ें जो हैं उनको साथ साथ करते हुए हम ये आगे से आगे चला रहे होते हैं। और फंक्शन कैटेगरी के लिहाज से क्या हो सकता है? एनिमल है तो हम डिफरेंट एनिमल लेंगे जो और पिक्चर में डिफरेंट एनिमल कैटेगरी लेकिन सेम। सर जैसे मुख्तलिफ कार्स रख देते हैं और एक एनिमल्स रख देते हैं, तो कार्स को सेपरेट करना, कार्स सब चलने वाली चीज़ है एक, तो Good, yes. फंक्शन रख देते हैं। वन इसमें जब हम बात करते हैं फंक्शन या पर्पस की, तो एसोसिएशन होती है। टेबल और चेयर का एक ताल्लुक है, कप एंड सॉसर का एक ताल्लुक है, पेंसिल एंड पेपर का एक ताल्लुक है फंक्शन के लिहाज से, यूटिलिटी के लिहाज से। तो अब वो डिफरेंट चीजें पढ़ी है, मैं उसको पेंसिल देता हूँ और बीच में एक पेपर भी पढ़ा है, तो वो एनिमल के साथ नहीं मैच करेगा बल्कि उसके साथ करेगा, पेपर के साथ। ये जो जो मैंने कहा उसका लेवल ऑफ फंक्शनिंग बच्चे का इंप्रूव करता जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी कॉग्निशन बढ़ती जाती है, वोकैबुलरी बढ़ती जाती है, उसके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते रहते हैं। उस अंदाज से हम इस मैचिंग में भी चले जाते हैं। डिफरेंट बच्चों को ये सिला हो गई, ये बुरहान हो गया, इनको इस तरह के काम मैं करवाता हूँ कि ये जो है एसोसिएट कर सकें कि इस चीज़ का ताल्लुक किससे है। ठीक है, हैमर एंड नेल है, ये पिक्चर फॉर्म में भी हो सकता है, ये मॉडल में भी चीज़ें आपके पास हो सकती हैं। ये उस लेवल पे फिर हमें उसको मैचिंग, यहाँ तक जब चीज़ें कर लेते हैं तो फिर वो इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाता है उसका वो कॉन्सेप्ट मैचिंग का, कि अभी हमें उसको फिर लाइफ में आगे नेचुरली वो जनरलाइज करता रहता है कि किस चीज़ का ताल्लुक किससे है किससे नहीं है। ये चीज़ें आगे जाके उसकी एकेडमिक स्किल्स के अंदर फिर फर्दर पॉलिश होती रहती है, इम्प्रूव करती मुझे है। फंक्शन का समझ नहीं आई। फंक्शन से मुराद ये है कि उसका फॉर एग्जांपल एक पंखा है बिजली वाला और एक पंखा है हाथ वाला, दोनों का फंक्शन सेम है। बाकी जो एक एनिमल पड़ा है, कोई और पड़ा है, तो इन दोनों का कुछ लिंक है, एसोसिएशन है, ताल्लुक है इन व्यू ऑफ पर्पस एंड फंक्शन, तो वो मैच करते हैं। ये मैंने कहा बहुत एडवांस लेवल पे जाके ये इस तरह की चीजें लेकिन में हम उनको बेसिक नहीं, अगर हम बेसिक से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर हमने उसको पंखे का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो हमने फंक्शन भी बताना है कि ये देखो ऑन हुआ और आपको हवा आई। क्या ये हम बेसिक लेवल पे करेंगे? जिस लेवल पे हम ये फंक्शन से रिलेट एसोसिएट करवाएंगे ना उसको, उससे पहले ये फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वाला काम वो बहुत सारा कर चुका होगा, उसको आता होगा। अब उसको एक एसोसिएट करवाना सिखा रहे हैं, मैच करना सिखा रहे हैं इस अंदाज में कि भी उसका फंक्शन सेम है तो दे हैव सम रिलेशन, एसोसिएशन। वो फंक्शन तो उसने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का एक्शंस में, वर्ड्स में उसने वो साथ साथ डेवलप किया होगा ना। मैंने कहा ये आप एडवांस लेवल पे जो बच्चे होते हैं हमारे पास, उनको हम ये एसोसिएशन, मैचिंग एंड एसोसिएशन कराते हैं। लेकिन आपको पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं, माइल्ड होते हैं फीचर्स में, उनको ये प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही होती है, फिर भी उनको हमें कराना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। फाइन, ठीक है। हैदर को भी मैं काम करा रहा था, आपने थोड़ा सा देखा, क्या ऑब्जर्वेशन है उस सेशन, थोड़ा बहुत जो आपने देखा उसके बारे में? सर एक तो आपने उसमें उससे वो करवाया था डिफरेंस, ये आपने मैथमेटिक्स के वर्ड जो लिखवाए 4, 5, लाइक उसमें है कि जब आपने वो आई थिंक एक तो आपने सर्कल करवाए उसे डिफरेंट नंबर्स, ऐसा ऐसा उसमें आपने प्रॉब्लम को फिट भी किया, एंड देन आप सालों से पूछे कि ये कौन सा नंबर है, उससे लाइक रिपीटेशन में उसने 9 के बाद आपने बोला वर्ड, उसके बाद 9 के बाद डायरेक्ट उसने 10 बोल दिया, फिर आपने उसे दूसरा नंबर लाइन किया, आपने पैटर्न ब्रेक किया बीच में से, लाइक 9 के बाद 4, 4 के बाद 6 एंड इस पैटर्न को आपने थोड़ा बहुत देखा। ठीक है, तो ये सब मैंने नोट किया। और किसी ने क्या थोड़ी ऑब्जर्व सी किया? मैचिंग आ रही थी, जैसे एस और एफ दोनों में थोड़ा साउंड सिमिलर है, तो आप एफ बोलते वो एस बोलता था अभी, तो ये मैचिंग आ रही थी, तो फिर आपने उसको फेड किया था, उसको एफ क्लियर किया क्या, ये चीज़ भी आ रही। और आपका क्या नाम है? मरियम। मरियम। फाइन, वेरी नाइस। रैंडम करना क्यों जरूरी है? कि वो रेपिटेटिव है, रेपिटेटिव बिहेवियर जो उसके रेपिटेटिव बिहेवियर में क्या करेगा, वो सी के बाद डी ही बोलेगा। मैं उसको सी के बाद डी देखने का आदी भी है,
कि वही देखना चाहता है सी के बाद डी। मैं उसको सी के बाद एच लिख देता हूँ, वो उसका पैटर्न ऑफ रेपिटेटिवनेस जो है वीकर होगा। अब वो क्या कर रहा था कि वो सी के, जब मैं सी लिखता हूँ तो अगला मैं एच लिख रहा हूँ, उसके मुंह से डी निकलता है अनकंट्रोल्ड वे में। दिस इज रेपिटेटिवनेस। इसी तरह से उसने जो है 9 के बाद उसे 10 अपने आप बोल दिया, हालांकि मैंने वो अभी नहीं लिखा था या अंदाज से नहीं किया था। तो ये सीक्वेंस उसके पैटर्न्स होते हैं रेपिटेटिवनेस में जो उसको पुश करते हैं और उसी ट्रैक पे वो उसी अंदाज में वो काम करने के आदि होते हैं। इसको वीकन करना ज़रूरी होता है इन ऑल वे। फर्स्ट टाइम मैंने उसको जब मैंने फिगर्स लिखे तो मैंने उसको सर्कल करवाए, दूसरी दफ़ा मैंने उसको मार्कर तो दिया अपना लिखने के लिए, लेकिन सर्कल नहीं करवाए, वरना वो मार्कर से हर दफ़ा मैं सर्कल अगर करवाऊंगा तो वो जब मार्कर हाथ में आएगा वो सर्कलिंग करना शुरू कर देगा, तो वो रॉन्ग पैटर्न हो जाएगा। इसलिए मैंने वो ये टच, ये देखने में और ये फीलिंग में ये तो दिया, उसको प्रोसेस चेंज कर दिया कि आपने सर्कल करना है। किसी में मैंने कहा बी लिखना है, सी लिखना है, और उसने लिखा भी डी ई, उसने एफ ई उसने अच्छे लिखे विद अ बिट ऑफ प्रॉम्प्ट, लेकिन लिखे। लेकिन आई एम श्योर कि हमने इसकी एकेडमिक स्किल्स में अभी तक आईपी में कुछ नहीं इसका ऐड किया हुआ राइटिंग में, whereas he wrote it. अभी अगर इसकी एकेडमिक स्किल्स में ये डाल देंगे तो फिर क्या होगा कि उसकी शायद प्री रिक्विजिट्स जो एकेडमिक स्किल्स के लिए रिक्वायर्ड है, जितनी अटेंशन प्रोसेसिंग, वो अभी उसकी बिल्ड नहीं हुई थी उतनी अच्छी। तो अभी वो उसको ये काम कराना मुश्किल भी होगा, उसके लिए कंफ्यूजिंग भी होगा। मैंने उसको ये आज आफ्टर 1.5 month ऑफ थेरेपी आज मैंने उसको पेपर पेंसिल दिया है, इससे पहले मैंने नहीं दिया था। कल मैंने इसको बुक पे रीडिंग कराई है, फर्स्ट टाइम ABC 1 2 3 दिखाया है इन 1.5 month। इस 1.5 month में मैंने इस पे काम किस पे किया, उसकी प्रॉब्लम्स, लर्निंग बैरियर्स पे काम किया, उसकी तवज्जो को बढ़ाया, उसकी प्रोसेसिंग को इंक्रीज किया, उसके रेपिटेटिव बिहेवियर्स को वीकन किया, चेंज किया, उसकी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल किया। इस पे इतना काम करने के बाद अब ये स्टेज पे आया कि उसको फोकस कर रहा है, उसको लिख रहा है, वो उसको प्रोसेस कर रहा है। लेकिन अगर मैं शुरू से वो ऐड कर दूं तो शायद वो नहीं कर सकेगा। इट इज द टॉपिक ऑफ टुडे, स्किल डेवलपमेंट, कि कौन सी स्किल हम उसको बच्चे को सिखाएं और कब सिखाएं। दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दूसरी चीज जो आपने नोट की, वेरी राइटली सेड, कि उसका आप ये देखें रेपिटेटिवनेस में क्या होता है, एस ए दोनों में आ रहा है। वो एस उसने ज्यादा किया, बोला कहीं पे, तो अब मैं उसको एफ कर रहा हूं, वो एस बोल रहा है, अपनी तरफ से वो एफ बोल रहा है। निकल क्या रहा है, एस निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि एस उसने ज्यादा बोला, ज्यादा सुना, ज्यादा पढ़ाया किसी ने। दिस इज द रीजन। इससे मैं ये चीज समझता हूं कि कोई चीज को ज्यादा नहीं पढ़ानी चाहिए, इतनी पढ़ाए जहां पे वो लर्न कर ले। द मोमेंट यू फाइंड दैट ही हैज लर्नड इट, रैंडम इट, चेंज द पैटर्न, उससे ज़्यादा बात उसको पढ़ाए। यही वजह है कि मैंने आपको कल कहा था कि जिस तरह हम एक टिपिकल बच्चे को ऊपर वर्ड्स लिख देते हो, नीचे कहते हैं सारे लिखते रहो, वो ज़्यादा है इसके लिए, रेपिटेटिव बच्चे के लिए। मैं वो नहीं कराऊंगा इसको। आई विल अंडरस्टैंड दैट दिस विल बी द इफेक्ट ऑफ दैट इफ आई नॉट डू इट दैट वे। इसलिए मैं उसको उस अंदाज की रेपिटेशन नहीं करने दूंगा, किसी भी अंदाज, ना सुनने में, ना देखने में, ना करने में। देन ही विल लर्न अकॉर्डिंगली। मैं उसको ABC 1 2 3 नहीं सिखा रहा हूँ, उसको आते हैं, ये सारे ही आते हैं, उसको सबकी पहचान है। लेकिन मैंने कल उसको जब बुक पढ़ाई, मैंने इधर से A पढ़ाया, आगे से H पढ़ाया, फिर B पे लाया, फिर Z पे लाया, रैंडम किया। क्योंकि मैं उसको ABC 1 2 3 नहीं सिखा रहा हूँ, मैं उसका लर्निंग पैटर्न चेंज कर रहा हूँ। वो जो लाइनें मैंने बनाई थी यहाँ पर शुरू में, इस रॉन्ग लर्निंग को चेंज कर रहा हूँ, न्यू लर्निंग दे रहा हूँ। तो मैं उसको ABC 1 2 3 टारगेट मेरा नहीं है आज भी उसके लिए। मेरा टारगेट उसका लर्निंग पैटर्न है जो रॉन्गली बिल्ट हो गया है बिकॉज ऑफ ASD फीचर्स, और वो पक्का हो गया है, रीफोर्स हो गया है ऐसे 5-6 साल एज नशा। सर जिस तरह से अभी ऐसे था कि जब आपने उसको अल्फ़ाबेट्स लिखवाए थे, डिजिट्स लिखवाए थे, तो वो बता रहा था ये लिखा ये, बट जब उसको पॉइंट करने में कहा था तो उसको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी पॉइंट करने में, मतलब वो थोड़ा टाइम ले रहा था उसको पॉइंट करने में। तो ये उसके सामने इतने सारे थे, उसको सर्च करने में अटेंशन प्रोसेसिंग जिसकी चाहिए वो उसमें, मुझे यहाँ देखो, मुझे क्यूज देने पड़ रहे थे उसको। कमांड से दूसरी कमांड में शिफ्टिंग हो गई थी ना उसकी, तो वो अभी उस स्टेज पे है कि जहाँ पे उसको ये चीज़ें उसकी डेवलप हो रही हैं, नॉट फुली डेवलप।
इस वजह से उसका वो आ रहा था। फिर इसमें जो ये एफ को एस बोल रहा था, इसमें मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ उसको सुनने को दूंगा और आगे मूव कर लूंगा। मैं अगर उसको ज्यादा कोशिश करता रहूंगा, एफ बोलो, ऐसे बोलो, एफ बोलो, एफ, वो उतनी जितनी दफा वो एस ज्यादा बोलेगा वो रेपिटेशन स्ट्रांग हो जाएगी उसकी। मैं उसको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। पेरेंट्स ग्रुप के अंदर अभी कल रात को मैसेज आया एक, आप में से शायद नहीं है कोई ग्रुप में, आपने शायद पढ़ा होगा कि बच्ची क्या कर रही है कि वो विस्परिंग कर रही है, लिपसिंग कर रही है। जब उसको कहते हैं ये क्या है, जो पूछते हैं वो बोलने के बजाय लिपसिंग कर रही है। वो क्यों कर रही है, वो कहीं हमने ज्यादा कोशिश की, उसने कहीं पे गलत किया, उसने वो करते रहे उस टेंशन हो गया। यानी कि जब हम अक्सर बच्चों को करवा रहे होते हैं तो उसका अटेंशन और फोकस लेने के लिए हम अपनी मूवमेंट व्यू कर रहे हैं। अब उसमें प्रोसेसिंग उसको समझ नहीं आ रही है कि मैंने आवाज भी निकाल दी है, वो विजुअली जो देख रही है उसी उसे कॉपी कर लिया और वो ज्यादा करा दिया। अब उसको जब कहते हैं ये बताओ ये क्या है, जब कुछ बोलवाने के लिए कोशिश करते हैं वो लिपसिंग शुरू कर देते हैं। अब वो एक रॉन्ग पैटर्न बन गया। तो ये छोटी छोटी हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ये हमें बताती हैं कि इफेक्ट्स ऑफ ASD फीचर्स जो है वो कैसे हम बचा सकते हैं व्हाइल टीचिंग दिस चिल्ड्रन। इसको ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी काम इनको उस अंदाज से रॉन्ग पैटर्न पे खास तौर पे कोई भी काम हो तो उसको वो ज्यादा नहीं करने देना होता। वन वे और द अदर उसको रोकना जरूरी है। फाइन, तो वो उसको हम सिर्फ एफ सुनने को देंगे और विल मूव ऑन। वो जूं जूं उसकी अटेंशन बेहतर होगी, जूं जूं उसकी प्रोसेसिंग बेहतर होगी, जूं जूं उसकी हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल होगी, वो नेचुरल वे के अंदर उसको एस को एफ बना देगा। क्योंकि फा साउंड, अगर साउंड प्रोडक्शन के तौर पे मैं देखूं तो फा कितनी जगह पे वो ऑलरेडी बोल रहा है, उसको उसकी आर्टिकुलेशन प्लेसमेंट में प्रॉब्लम नहीं है कि फा में दोनों लिप्स में मिलना है अपर टीथ के साथ और आवाज निकलनी है इस तरह से, वो उसको आती है, वो करता है, मुख्तलिफ जगहों पे फा बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर उसको एस और एफ के चक्कर में सही कराने के चक्कर में मैं ज्यादा करूँ, एक दफा बोला था उसने एफ बीच में, 5-6 दफा उसने बोला है, बीच में से एक दफा उसने जो है एफ सही बोला है, बाकी में एस बोला है। लेकिन मैंने उसको क्लियर कराने की कोशिश नहीं की, मैंने उसको एफ सुना दिया, एफ एफ, चलो चलो आगे चलो, मूव ऑन। सिर्फ सुनने को दें, उसको करने के दें और मूव ऑन। बाद जगह पे हम उसको स्पीच क्लैरिटी, जब इंटेलिजिबिलिटी उसकी नहीं होती है तो हम इनको ओरल मोटर मूवमेंट्स की एक्सरसाइजेस की तरफ भी ले जाते हैं। ये बहुत हाई फंक्शनिंग बच्चे के लिए तो शायद हेल्पफुल होता है, लेकिन लोअर लेवल पे ये इसका नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि उसने प्लेसमेंट कहाँ पे करनी है, उसने वो आर्टिकुलेटर्स वहाँ पे प्लेस किए नहीं, उसको प्रोसेसिंग ही समझ नहीं आ रही है अभी, तो वो उसको नहीं कर पाएगा। उसको हम ओरल मोटर एक्सरसाइजेज उस अंदाज की देने चाहिए, तो वो रेपिटेशन में उसने की नहीं है या प्रोसेसिंग उसको नहीं आती है, तो वो रिलेक्टेंस में भी जाएगा और हेजिटेशन में भी जाके बिहेवियर्स भी जाएंगे उसके डेवलप हो सकते हैं। तो वो उसका जो है फायदा, वो आर्टिकुलेशन एरर्स इनके जो स्पीच में क्लैरिटी से रिलेटेड है, जूं जूं इनकी अटेंशन बेहतर होती है, सुनने को तवज्जो देना लग शुरू कर देते हैं, क्या आवाज आ रही है, उसके सीक्वेंस क्या आ रहा है, वर्ड में क्या साउंड पहले है, क्या साउंड बाद में है, वो उसको ऑटोमेटिकली उसको सही कर लेते हैं। और बहुत हाई फंक्शनिंग जो ASD केसेस होते हैं उसमें आर्टिकुलेशन थेरेपी जो है वो हमें हेल्प करती है। वो कुछ बच्चों के साथ हमने की है जो हाई फंक्शनिंग है उस, लेकिन अदरवाइज उसको प्रोसेस में उसको समझाना और मोटर स्किल्स का कराना वो मुमकिन नहीं होता है। बाज़ वक़्त हम उसमें चूइंग की प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसको हम ओपन क्लोज माउथ की करा रहे हैं, टंग मूवमेंट्स की करा रहे हैं। उसको टंग मूवमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, टंग हम कहते हैं जुबान निकालनी है और मोटर एक्सरसाइज में टंग के मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए राइट लेफ्ट मूव करानी है, हम उसको ये कराने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करता है। लेकिन उसके आगे लॉलीपॉप रख दे तो वो फौरन निकालेगा बाहर, इधर भी करेंगे इधर भी ले जाएगा, इधर करेंगे इधर भी कर देगा, इधर हनी स्टिक कर दे तो वो उसको भी साफ करने के लिए जुबान यूज कर लेगा। तो वो प्रॉब्लम नहीं है उसका टंग के मसल की वीकनेसेस का, कि उसकी टंग मूवमेंट्स उतनी अच्छी नहीं है जिस उस वजह से वो आर्टिकुलेट कर रहा है, नहीं, उसका प्रॉब्लम डिफरेंट है स्पीच का, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। फाइन, कमिंग टू द टॉपिक स्किल डेवलपमेंट की। क्या समझ आता है स्किल से?
जी कोई भी फंक्शन जो हम सीख रहे हैं लर्न कर रहे हैं ठीक है जी प्रैक्टिस से एक्सपीरियंस से जो ठीक है। टॉपिक जो है इससे रिलेटेड क्या समझ आती है आप? सर कोई भी एबिलिटी वगैरह जो उनकी डेली लाइफ में उन्हें हेल्प कर सके उनको हम लोग डेवलप करें। ठीक है। और फाइन, हमने कहा था हम अपने बच्चों के ऊपर फोकस है, जो बच्चे हमारे पास हैं, जिन पे हम काम करते हैं, जो हमारे पास आते हैं, उनके लेवल के ऊपर जो पहली चीज़ थी दैट वाज प्री लर्निंग स्किल्स, वो हमने देख ली। उस पर काम कैसे करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। जब वो चीज़ें जो इम्प्रूव होती जाती हैं, अब हम उसकी स्किल डेवलपमेंट की तरफ आ जाते हैं। अब उसको स्किल्स कौन सी सिखानी चाहिए? जो सेल्फ हेल्प स्किल्स, डेली लिविंग स्किल्स, फाइन, और सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स, एकेडमिक, एकेडमिक्स, कम्युनिकेशन, कॉग्निटिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कॉग्निटिव उसमें चली गई प्री स्किल्स में। प्रोसेसिंग कॉग्निशन जो है वो उसमें साथ साथ जितनी हुई उसमें चली गई। ये स्किल्स हम उससे आगे की बात कर रहे हैं, लेकिन सर ये वो बढ़ती जाएंगी आगे से आगे। कॉग्निशन तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, वो तो सब में है। वो प्री स्किल्स में आ गई। ये वो स्किल्स हैं जो हम उसमें, और क्या जी? प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, Academic. प्रॉब्लम सॉल्विंग डेली लिविंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग। नहीं, वो कॉग्निशन बेसिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको हम बहुत छोटे उसमें सिखाते हैं। जब वो रीड कर रहा होता है या पजल लगा रहा होता है, वहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा होता है कि ये लग नहीं रहा तो उसको घुमाऊंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। स्टार्ट वहाँ से होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, बढ़ता रहता है प्री स्किल्स के दौरान। यहाँ पे इसमें भी एकेडमिक्स में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो ये वो स्किल्स बेसिकली हम बात कर रहे हैं जो उसकी जो बेसिक स्किल्स के बाद हम जिन एरियाज को फोकस करना चाहिए हमें, जो हमें उसको सिखानी चाहिए, उसकी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो उसको लाइफ में आगे काम आएंगी, हेल्प करेंगी। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दोज स्किल्स जो हम बात कर रहे हैं। मोटर स्किल्स, सर वो एकेडमिक नहीं आ बड़ी जाता। है जी, सर वो एकेडमिक नहीं आ जाता। हम जैसे उसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी। किसी की वीकनेस के हवाले से लर्निंग और प्री रीडिंग स्किल्स जो होती हैं, सॉरी प्री रीडिंग या प्री राइटिंग स्किल्स, उसमें ये वाला तो ऑलमोस्ट कवर हो जाता क्या है। चीज? मोटर स्किल्स, मोटर स्किल तो डिफरेंट चीजों में कवर हो जाता है ना। उसमें रीडिंग में तो मोटर स्किल्स नहीं, उसमें राइटिंग में आएगा, राइटिंग स्किल्स, हाँ उसमें आएगा, प्ले में आएगा, डिफरेंट चीजों में आ जाएगा। मोटर स्किल्स नहीं लिखा मैंने, बता दिया इसलिए। प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स, सर वो डेली लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स में आपके एक्सरसाइज, आपने कैसे अपने आप को बचाना है, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे डेली लाइफ स्किल्स को एडवांस लेवल पे ले आए तो प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स बन जाती हैं। फाइन, ये मेन स्किल्स हैं जो आपको फोकस करनी चाहिए एक बच्चे को। जब आप उसकी प्री स्किल्स पे काम कर लेते हैं या कर रहे होते हैं, उसमें अचीव कर रहे होते हैं, तो अब आपको उसका जो प्लान करना होता है जी। सर जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक मदर के कंप्लेन आई थी कि बच्चे को सेंस ऑफ डेंजर नहीं है, जिस तरह के छत से जो है ना टेरेस के जो एज होते हैं वहाँ से उसे गिरने का डर नहीं है। तो ये किस चीज़ में हम लोग बैठे, ये किस कौन से स्किल्स वगैरह हम लोग उसे कंसिडर कर सकते हैं जिसमें बच्चे को सेंस ऑफ डेंजर का आए? दिस इज अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली कॉग्निशन है उसकी, जो डेवलप होती है ओवर द टाइम उसमें थिंग्स की। ये एक बहुत छोटे लेवल पे बच्चा उसको एहसास नहीं होता, वो सांप को भी पकड़ लेता है, कुत्ते को भी पकड़ रहा होता है। जो वो बड़ा होता है, लर्न करता है, फिर उसको समझ आती है कि कुत्ता काट सकता है,
अब वो कुत्ते को टच नहीं करेगा, सांप को टच नहीं करेगा। जो 4 दफ़ा गिरता है, ऊंची जगह पे जाता है उसको, तो वो उससे फिर दूर रहता है, लर्न करता है विद एक्सपीरियंस, जो चीज़ें उसकी चल रही होती है ना, तो वो उससे ग्रेजुअली बिल्ड होता है। वो उसका उस डेंजर का ना होना इंडिकेट्स लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंडिकेट्स जो है उसका क्या कहते हैं, रेपिटेटिव पैटर्न भी इंडिकेट कर सकता है कि वो जाता ही उधर कोई जहाँ ऊंची जगह है। अगर हर दफ़ा ज़्यादा जगह पर तो जाता है, फिर शायद मैं उसको इस एंगल से भी देखूँ कि रेपिटेटिव बिहेवियर भी उसका वो हो सकता है। सर मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे बहुत बच्चे जो हैं जब वो हेड बैंगिंग की तरफ जाते हैं, तो मुझे जो वीडियोस और इस तरह की, मुझे ऐसा फील होता है कि शायद इनकी वो वाली नर्व थोड़ी बाज़ केसेस में कमज़ोर है, कि उनको वो एहसास नहीं हो रहा कि हमें पेन फील हो रही है, या ब्लीडिंग का जो एक बच्चा नॉर्मल टिपिकल बच्चा होता है, जब वो ब्लीड देख लेता है तो वो डर जाता है और वो उस चीज़ की तरफ दोबारा नहीं जाता है। मैं टिपिकली ये जो EST फीचर्स हैं, इसमें आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या वाकई इनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता, या ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है? लेकिन ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो ना होगी ना, कि आप हेड बैंग करें और इस हद तक चले जाते हैं कि आपकी ब्लीड शुरू हो जाती है और आपको ये एहसास ना हो, या वो कभी जख्म को वो करना शुरू करते हैं तो उनकी ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है विदाउट नोइंग दिस स्टेज। ये पॉइंट्स नोट करता हूँ, आप बल्कि नोट करें, थोड़ा सा आगे चल दूँ, अच्छा। इन दोनों का जवाब दूंगा आपको। फाइन। तो जब हम एक बच्चे के साथ बेसिक लेवल पे वो चीज़ें कर लेते हैं, टॉपिक से थोड़ा सा वो डेविएट कर देगा मुझे, तो वो जब हम फोकस कर लेते हैं, इम्प्रूव कर लेते हैं उसकी वो बेसिक स्किल्स जो हैं, तो फिर हम उसकी एडवांस स्किल्स के तौर पे जब हम देखते हैं तो उसको इन स्किल्स को हम कैटर करते हैं, इनके बारे में हम सोचते हैं। अब हमारी एक्टिविटीज़ का अंदाज, हमारे इंटरेक्शन का उसके साथ जो फोकस है वो टिल्ट हो जाता है, और अब हम इसको अपने सेशन के अंदर इन एरियाज को कवर कर रहे होते हैं वन वे और दी अदर। यही वो चीज़ें जो इसके IEP में आपको मिलती हैं, डिफरेंट बच्चों के लेवल पे जो चीज़ें हैं, प्री स्किल्स के साथ उसकी जो नेक्स्ट चीज़ें मिलती हैं। किसी का एकेडमिक्स का काम ज़्यादा होगा लेवल पे डिपेंड करते हुए, किसी का एकेडमिक्स का काम प्री एकेडमिक्स के लेवल पे होगा, किसी की जो है ये कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी, उसकी स्पीच स्किल होगी, किसी की स्पीच स्किल फोकस नहीं होगी, कम्युनिकेशन स्किल होगी, कम्युनिकेशन स्किल में फिर आगे उसकी और ज़्यादा उसकी सोशल स्किल्स में चल जाएंगे, सोशल कम्युनिकेशन आ जाएगा। तो ये लेवल ऑफ फंक्शनिंग के मुताबिक, बच्चे की प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट के मुताबिक हम इन स्किल्स को ऐड ऑन करते रहते हैं, साथ साथ उसकी डेवलपमेंट में उस फर्दर इन्हेंस करने के लिए। अब हमारी एक्टिविटीज़, हमारा फोकस, हमारा मेथड वही रहता है, सब स्किल्स के लिए मेथड वही रहेगा। अटेंशन लेनी है, प्रोसेसिंग करानी है, स्टिमुलेशन देना है, नहीं करता है प्रॉम्प्ट करना है, प्रॉम्प्ट को फेड करना है, जनरलाइज करना है, मेथड वही रहेगा। काम एकेडमिक्स आ जाएगा, जैसे मैंने कहा कि मैंने हैदर को आज एकेडमिक्स का कल मैंने रीडिंग वाला पार्ट थोड़ा सा कराया और वो 5 मिनट सिर्फ, और आज भी मैंने इसको ये थोड़ा सा काम कराया 10 मिनट शायद, क्योंकि उससे पहले उसको उसके लिए प्रिपेयर नहीं था, तैयार नहीं था। मैंने वो पहले उसको तैयार करके अब मैं एकेडमिक्स की तरफ आ रहा हूँ, नेक्स्ट पेपर पेंसिल पे लाऊंगा, अभी व्हाइट बोर्ड मार्कर पे मैंने काम किया। इस तरह से ग्रेजुअली इसको बढ़ाता रहूँगा। अगर मैं शुरू में करता हूँ ऐसे देखता वो देखता ही ना, तो दैट वाज नॉट द राइट टाइम फॉर दैट स्किल। जब वो बेसिक स्किल्स हो जाती है, अब हम इन एरियाज के ऊपर आ जाते हैं। अब उसकी हमारी एक्टिविटीज़ का फोकस, उसके सेशन का अंदाज, आपका ग्रुप लर्निंग के अंदर हो या पीयर में हो या इंडिविजुअल में हो, इन स्किल्स की तरफ आ जाता है। इसलिए ज़्यादा गहराई में मैं नहीं इसमें डिस्कस करूँगा। सेल्फ हेल्प स्किल्स क्या होती हैं? जो उसके खुद करने वाले काम है, पानी खुद पकड़ के पीना है, खाना खाना है, वॉश करना है, दरवाज़ा खोलना है, ये छोटे छोटे काम उसके जो उसको आने चाहिए, वो मैं उससे जो करता है ठीक है, नहीं करता है उसको मैं प्रॉम्प्ट करके फीड करके उसको वो सिखाऊंगा, कराऊंगा, तो वो करने लग जाएगा। डेली लाइफ स्किल से रिलेटेड जो इस लेवल पे, बच्चों के लेवल पे अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, कुछ चीज़ों को साफ रखना, कुछ चीज़ों को संभाल के रखना, इस तरह के काम उसके जो हैं वो शायद ज़्यादा उसमें आ जाते हैं। थोड़ा बहुत ये जो है उस तरफ आगे बढ़ा देंगे, उसमें ब्रशिंग, वॉशिंग फेस, वॉशिंग हैंड, ड्राइंग, पुटिंग ऑन, ड्रेसिंग, अनड्रेसिंग, वो चीज़ें फिर आगे आगे उसकी बढ़ती जाती है प्रैक्टिस इसमें, सेल्फ हेल्प डेली लिविंग में। सोशल स्किल्स में हम उसको इंटरेक्शन शुरू कराते हैं दूसरे लोगों के साथ, ग्रुप के अंदर, और उसके अंदर सोशल अंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं कि व्हाट इज़ टर्न टेकिंग, हाउ टू वेट फॉर अदर्स, गिव वे टू अदर्स, हेल्प समवन,
और अब हम उसके सोशल स्किल्स के अंदर फिर हम उसको प्रॉम्प्ट कर रहे होते हैं टू इंटरैक्ट। हम उसको इस स्टार्ट में शायद प्रॉम्प्टिंग करके पुश करके उसको मिला रहे होते हैं उस कामों में, बैक एंड फोर्थ एक्टिविटीज़ जो होती है बॉल के साथ, कार के साथ, जहाँ वो दूसरे को कुछ कर रहा है, दूसरा उसको कुछ कर रहा है, दे आर इंटरलिंक्ड, इंटरएक्टिव एक्टिविटी उनकी जो है वो इंटरएक्टिव है। तो इस तरह की चीज़ों को हम फिर बढ़ाते जाते हैं, पीयर से आगे ग्रुप, स्मॉल ग्रुप, बिग ग्रुप, इस तरह से हम उसको सोशलाइज कर रहे होते हैं। फिर उसको एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट चेंजेस भी दे रहे होते हैं कि किस एनवायरनमेंट में कैसा बिहेव करना है, किस में कैसा, इंडोर आउटडोर, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास होती हैं उसमें इस टाइम में और एनवायरनमेंट में हम वो अपॉर्चुनिटीज़ उसको देते हैं टू लर्न मोर एंड मोर ऑन सोशल स्किल्स। सोशल बिहेवियर्स उसके इम्प्रूव करती है, सोशल अंडरस्टैंडिंग उसकी इम्प्रूव करती है। ये सारी चीज़ें उसकी डेवलपमेंट का पैरामीटर जो है वो बिल्ड कर रही हैं बेसिकली, और उसको ला रही हैं एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे कि वो लाइफ में सर्वाइवल के काबिल बनता है। तो ये बेस है उसकी डेवलपमेंट की। बेसिक स्किल्स के बाद, प्री स्किल्स के बाद ये वाली चीज़ें बिल्ड होनी जो शुरू होती हैं, फिर ये आगे से आगे बढ़ती रहती हैं जहाँ जहाँ भी उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है लर्न करने की। एकेडमिक्स में हम प्री एकेडमिक्स से स्टार्ट करते हैं, सिंपल स्क्रिबलिंग, मैचिंग, डॉट्स, ट्रेसिंग, पॉइंटिंग, और ये जो है लेटर्स, नंबर्स, इस तरह की चीज़ें, कलर्स, शेप्स, इस तरह की चीज़ें हम उसको कराते हुए आइडेंटिफिकेशन में, फिर आप ग्रेजुअली एक्सप्रेशन में, राइटिंग में, इस तरह से हम उसको एकेडमिक स्किल्स को बढ़ाते हैं और आगे आगे वो आ जाता है उसमें रीडिंग राइटिंग की तरफ आ जाता है और कैलकुलेशन की तरफ आ जाता है। रेपिटेटिवनेस में वो बात जो आप कर रहे थे पहले, एफ और एस वाली, उससे एक चीज़ और भी आप ये करूँ, जब ये लिखते हैं, ज़्यादा लिख देते हैं, द एप्पल इज the apple is this is the apple is red, the car is blue, दा लिखा, जब ज्यादा दा लिखा, THE लिखा। अब जब हम उसको लाते हैं दिस पे, जब हम वो कहते हैं दिस इज एप्पल, दिस इज कार, वो लिखो, अब वो क्या करता है, वो इधर आके इधर ये लिख देगा। ये क्यों लिखेगा? क्योंकि ये उसने हमने बहुत ज्यादा दफा लिखवा दिया है, इधर आके उसको फोकस इस पे चेंज करना मुश्किल होता है, वो रेपिटेटिवनेस में इसको कर देगा। इधर दिस ज्यादा लिखा दिया है, अब जब वो कहेंगे दैट, अब वो इधर आके फिर आई लिखेगा, ए नहीं लिखेगा। कार ज्यादा लिखा है उसने, तो जब कार लिखेगा ऐसे, तो जब मैं उसको कहूंगा कैप लिखो, कैप की स्पेलिंग उसको जुबानी सही सुनाए मुझे, जब मैं लिखूंगा लिखो, तो वो क्या करेगा, CA और यहाँ पे P लिख देगा, R के बजाय इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा P को R से, जस्ट बिकॉज ऑफ रेपिटेटिवनेस। अदरवाइज उसको स्पेलिंग इसके भी आते हैं, इंडिविजुअल इसके भी आते हैं, लेकिन लिखने में चूंकि उसने वो काम ज्यादा किया है, तो फिर ये यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमें समझने चाहिए इन व्यू ऑफ द डिसऑर्डर जो उसका बच्चे का होता है, फिर उसके लिहाज से हम उसको किस चीज़ की कितनी प्रैक्टिसेस दें और क्या उसको हमें पहले से पता जब होगा, तो हम एक रॉन्ग लर्निंग से टीचिंग से बच जाएंगे, अगर हमें पहले से एहसास होगा, इसका पता होगा। वरना क्या होगा, आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप उसको पहले गलत सिखाएंगे, फिर उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, करेक्शन के अंदर उसके अंदर इतना टाइम लग जाएगा, आपका बच्चे का वो टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो इन चीज़ों का पहले से पता होना जो है, उसमें क्या होगा कि आप उसको पहले से ही मेथड ऑफ टीचिंग आपका जो है वो उसको उसके उन बैरियर्स को चेंज करता रहेगा, उठाता रहेगा, और वो प्रोग्रेसिव रहेगी चीज़ें। फाइन। कम्युनिकेशन, सिंपल कम्युनिकेशन से मेथड वही उसका होता है कि हम उसको सुनने को दे रहे होते हैं, महसूस करा रहे होते हैं कि ये बोलना है, ये करना है। एक्सप्रेसिव डिले वाला, प्रॉम्प्टिंग एंड फेडिंग में डिले वाला जो है वो अक्सर काम करता है चीज़ कि हम उसको अटर करने में खुद डिले करते हैं। प्रॉम्प्ट को पहले प्रॉम्प्ट का आदि बनाते हैं, फिर प्रॉम्प्ट को डिले करते हैं। आज इनाया को मैं काम करा रहा था, तो वर्ड सुनाते सुनाते आखिर में मैंने बस पे मैं रुक गया, मैंने नहीं बोला तो उसने मुड़ के मेरी तरफ देखा, मैं सोच रहा था शायद बोल दे, लेकिन बोला नहीं। बट ये ऐसे ही बोलने लग जाते हैं जब वो उसको कान को बस पिछले सारे कार सुनने को मिला, स्क्वायर सुनने को मिला, ट्रायंगल सुने, जो नजर आ रहा था वो आवाज़ जा रही थी, मैं बोल रहा था, बस पे मैंने दिखा दिया, मैं बोला नहीं, तो उसने ऐसे मुड़ के मुझे देखा और कि आवाज़ क्यों नहीं आई है। मैं थोड़ा डिले और दिया मैंने कि शायद ये बस बोल दे, लेकिन बोलता नहीं उसने। बट इट डज हैपन, ये इस तरह से स्टार्ट ले लेते हैं बच्चे। तो कम्युनिकेशन, स्पीच इस अंदाज से इसकी बढ़ती जाएगी। प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स ये आती हैं एडवांस लेवल पे, जहाँ पे कि बच्चा
बेसिक चीज़ों में से निकल जाता है, तब हम इसको एड्रेस करते हैं। एक चीज़ और इसमें, जो बच्चे डिलेड होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं, बाज़ औक़ात वो एकेडमिक लर्निंग के अंदर उतना अच्छा इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं जितना कि एक रिक्वायर्ड स्टेप उसका है, रिक्वायर्ड एक आम स्कूल के सिलेबस के अंदर बढ़ने के लिए जितना चाहिए, उतना जब वो इम्प्रूव नहीं करते हैं तो फिर हम उसको एकेडमिक्स को बहुत फोकस नहीं करते हैं, उसको बर्डन को रिड्यूस कर देते हैं, पैटर्न चेंज करके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड चीज़ों की तरफ एकेडमिक्स को मोड़ देते हैं कि हम उससे वो जमा करवाएंगे जो उसने प्रैक्टिकल लाइफ में देखता है, सराउंडिंग में जो करना है, वो चीज़ें उसको लिखवाएंगे जो उसने उसमें करनी है। ABC 1 2 3 छोड़ देंगे, या स्पेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा वो चीज़ें उसको हम नहीं कराते हैं, क्योंकि वो उसकी एज इतनी हो जाती है, उसका डिले इतना ज़्यादा है कि वो फिल इन करने के चक्कर में अगर हम लगे रहेंगे तो फिर शायद बच्चा बोर्डम में भी जाएगा और वो उसको इंटरेस्ट भी छोड़ देगा और लर्निंग फिर भी नहीं होगी, क्योंकि उसकी क्रिटिकल एज जो लर्निंग की थी वो उस तरह से नहीं एड्रेस हो सकी चीज़ें। इसमें हमारे पास ये जो वोकेशनल ग्रुप वाले बच्चे हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स के अंदर हम इनको ज़्यादा प्रैक्टिस देते हैं, शॉपिंग करनी है, सैंडविच बनाना है। अब वो जो एकेडमिकल लर्निंग अभी जमा कराना है, तफरीक कराना है, जो उसको हमने कराना है, कितने सैंडविच बनाने हैं, कितने कप बनाने हैं, कितने चम्मच डलेंगे, प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ें हम उसमें ऐड कर देते हैं। अब उसकी लर्निंग उसी चीज़ों की जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड उसकी हैं वो इसमें इम्प्रूव होती रहती हैं। दिस इज समथिंग विच यू शुड नो दैट व्हाइल प्लानिंग समथिंग फॉर अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट, हाउ यू मूव ऑन टू दिस लेवल फ्रॉम दिस लेवल। स्टार्ट में आप ऐसे करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, IEP का बनते हैं, उसमें ऐड ऑन होता रहता है, काम करते रहते हैं। अ टाइम कम्स वेयर यू कम टू अ स्टेज जहाँ पे वो उसके प्रैक्टिकली उसके लिए वो चीज़ें हेल्पफुल हो जाती हैं। आई होप दिस हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग। किसी का कोई सवाल इससे रिलेटेड? IEP आप में से किसने बनाया अब तक? खुद लो किसी ने? नन? यू मस्ट प्रैक्टिस। इससे आइडिया आपको हुआ कि एक बच्चे को कैसे करना है? सर मैंने हेल्प तो की है लेकिन खुद नहीं बनाया, प्रोफेसर के साथ ही। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप जो है आगे जो है एज ए सिंडिकेट वर्क हम इसको करेंगे कि आप किसी बच्चे का IEP प्रिपेयर करें, उसके लेवल को पहले ऑब्जर्व करें, हिस्ट्री लें उसकी पेरेंट से बेशक, उसको ऑब्जर्व करें और उसके लिए क्या आप प्लान करते हैं, पेन इट डाउन इन सीक्वेंस वे उसके ऊपर, ताकि आपको पता लगे कि IEP कैसे बनाया जाता है। IEP जब हम बनाते हैं, ये प्लान हम जब करते हैं बच्चे के लिए, तो हम कुछ चीज़ों को कंसिडर करते हैं। वन इज़ अवेलेबल, अपना सबसे पहले तो उसकी लेवल उसका क्या उसको आता है और क्या नहीं आता है। जो आता है वो लर्नड है, जो नहीं आता है वो आपके IEP का हिस्सा होगा। मैं जनरल चीज़ें आपको बता रहा हूँ। उसके बाद उसका आप अपना टाइम, अपना आप जो नहीं आता है उसको आप टारगेट करते हैं, गोल आपके जो है वो उसमें निकल आते हैं कि आपने उसको क्या कराना है। ये गोल्स आपके जब बन जाते हैं, अब आप उस बच्चे के लेवल को ज़हन में रखते हुए आप देखते हैं कि आपके पास जो IEP आप बना रहे हैं या अवेलेबल टाइम आपका जो है वो कितना है। टाइम थोड़ा है, गोल ज़्यादा हो गया, तब आपको प्रॉब्लम होगा, IEP कंप्लीट नहीं होगा स्पेसिफाइड ड्यूरेशन में, बच्चा लर्न नहीं करेगा, आप डिसअपॉइंटमेंट में जाएंगे। ये दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं। गोल और टाइम को बैलेंस वे में होना चाहिए कि जितना आपके पास आपका टारगेट है उतना टाइम आप उसको दें IEP को। बहुत लंबा IEP, बहुत इतना ज़्यादा ना हो जो कि आपको उसी को लगे इवेलुएशन की तरफ ना जाए, वो स्टेप वाइज होना चाहिए, पढ़ना इवेलुएट होकर आगे होना चाहिए। और उसके बाद आप उसकी जो है एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ जाते हैं प्रैक्टिकली, और उसके बाद आप उसको जो है री एवेलुएट करते हैं, असेस करते हैं कि उसमें जो आपने टारगेट किया था वो उसमें से क्या आपने अचीव कर लिया, क्या बच्चे ने सीख लिया। तो IEP के हवाले से ये कुछ चीज़ें इस तरह से आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और तो भी आप में से कोई उस लेवल पे कोऑर्डिनेटर पे या HOD जो हमारे पोस्ट है उसमें नहीं है, बट यू मस्ट नो द प्रोसीजर कि इस तरह से हमें बच्चे का IEP बनाना होता है। उसमें से असेसमेंट, कोई फॉर्मल असेसमेंट हुई है तो उसको उसके पॉइंट्स को लेना होता है,
पेरेंट से हिस्ट्री लेनी होती है, इनफॉर्मल असेसमेंट, आप ऑब्जर्वेशन आप करते रहते हैं, असेसमेंट, उसकी बेस के ऊपर फिर आप इसको जो है इन चीज़ों को करते हैं। और जब ये चीज़ें आपकी निकल आती हैं तब आपको पता लग जाता है कि आपको व्हाट ऑल यू नीड, चीज़ें क्या चाहिए आपको, मटेरियल क्या चाहिए, इन्वायरमेंट क्या चाहिए, कहाँ पे आप वो चीज़ को क्या कैसे सिखा सकते हैं, वो चीज़ें फिर आपकी एजुकेशन में आपको हेल्प करती हैं। प्लानिंग के बाद आप उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाते हैं। फाइन, आपका जो क्वेश्चन था मिस नादिया, आप पूछिए। कैन यू रिपीट इट प्लीज? भूल गया? क्या था? पेन की सेंसेशन है कि नहीं? हेड बैंगिंग बिहेवियर है। हेड बैंगिंग इज अ बिहेवियर। क्यों आता है, रीजन क्या होती है उसकी, कैसे डेवलप होता है, फंक्शन ऑफ द बिहेवियर को जब हम देखते हैं तो फंक्शन इसके हमें दो मिलते हैं। एक एग्रेशन मिलता है, गुस्सा, गुस्से का इजहार, उसमें वो हेड बैंग करेगा। गुस्से में हम कहते हैं ना अपने साथ पीट रहे हैं, इट्स समथिंग लाइक दैट। उसको इतना गुस्सा आया होता है जिसको वो टॉलरेट नहीं कर पाता और वो अपने आप को हार्म करने की तरफ चल जाता है। साथ इसके जब ASD की आपने बात की तो उसमें ये एक तो ये एग्रेशन का इंडिकेट करता है, एग्रेसिवनेस है उसके अंदर और टॉलरेंस नहीं है। दूसरा उसके अंदर जब रेपिटेटिवनेस होती है तो उस वक्त क्या होता है कि वो फिर जो है उस काम को रिपीटेडली जब करता है तो वो स्ट्रेंथन हो जाता है इतना ज़्यादा कि वो पेन उसको, गुस्से के अंदर फोकस उसका पेन पे नहीं जाता है, वो पेन उसको नहीं होती है सेंस नहीं करता है, उसको इतना गुस्सा आया होता है उस पर। यही वजह है कि ये बच्चे जो हाइपर एक्टिविटी में जब भाग रहे होते हैं, फोकस इनका उस पर जब पेन पे नहीं होता है, किसी और चीज़ पे फोकस जब होता है, भाग रहे हैं, जा रहे हैं, इधर से ये लगा, गिरा, उठा, फिर जाकर वही काम करेगा जो करने जा रहा था। ये जो दर्द हुई उसको, उसने उसको ब्रेन को स्टिमुलेट क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका फोकस था मैंने वो लेना है, मैंने उसको जाके पुश करना है, जो भी था उसके एम था जिस वजह से वो जा रहा। तो ये इसको वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। पेन होती है ऑब्वियसली नेचुरल जो प्रोसेस है, लेकिन उसको उसके नज़दीक उन ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, डोमिनेट उसको करेंगे। अब वो उसको नहीं करता है। एक इसका एग्रेसिव फंक्शन नजर आता है, दूसरा अटेंशन सीकिंग भी है। जब वो ये करता है, हम उसको मना करते हैं, हम उसको देखते हैं, हम उसको समझाते हैं तो उसको अटेंशन मिल जाती है, वो होता है। एक उसका अपनी डिमांड मीट करना जो है उसके लिए भी वो हो सकता है पर्पसफुल हैंड बैंगिंग के लिए, मुझे ये चाहिए, नहीं तो मैं ये कर रहा हूँ। अब माँ बाप का दिल पसीज जाता है, वो कहते हैं बेटा ये 2 ले लो, हैंड बैंग ना करो। इवेंचुअली क्या होता है, वो उसको लर्न कर लेता है कि जब कोई चीज़ लेनी है हैंड बैंग करो तो ये मिल जाएगा, लर्न बिहेवियर के तौर पे आ जाता है। तो ये इसकी रीजन है। अब वो पेन ना होने की वजह जो मैंने आपको बताई है उसमें यही होता है कि उसको उसकी वो चीज़ ज़्यादा स्ट्रेंथन है हाइपर एक्टिविटी में, रेपिटेटिवनेस में। अब उसको पेन उस तरह से फील नहीं होती है। मच्छर काट जाए, चोट लग जाए, उसको खुरच देंगे, स्क्रैच करना शुरू कर देंगे, इतना स्क्रैच करेंगे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। क्यों? मच्छर काटने से पहले इरिटेशन नहीं होती है हमारी बॉडी में, स्किन में। जैसे ही वो स्टिंग करता है तो एक इरिटेशन होती है, चुभता है, वो चेंज है उसके लिए, वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है, रेपिटेटिव है। अब उस वक्त तक उसको स्क्रैच करेगा जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा भाई। और ये ज्यादा दफा करके फिर वो इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाता है कि वो उसको जख्म भी हो गया तो हील भी हो रहा होता, फिर भी उसको स्क्रैच कर रहा होता है बच्चा। ठीक है, तो ये उसको वो दर्द जरूर होता है, लेकिन उसके नजदीक ये ज्यादा जरूरी है कि इसकी जो पहले से इरिटेशन चेंज हो रही है वो खत्म हो। एक बैंडेज हम लगा देते हैं, वो बैंडेज भी उतार देता है, क्योंकि वो उसमें पहले लगी नहीं होती बॉडी पे, रेपिटेटिवनेस इस हद तक होती है नहीं, तो वो उसको तंग करेगी, इरिटेट करेगी, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसको बैंडेज को उतार देगा। वन वे और द अदर, ही विल नॉट एक्सेप्ट द चेंज। इसलिए हम उसकी ये जो लर्निंग बैरियर्स पे हमने बात की थी, हम उसकी रेपिटेटिवनेस पे काम करते हैं कि वो रेंज में आए, नॉर्मल रेंज में आए, सेंसिबल रेपिटेशन में जाए, ऑब्सेस्ड रेपिटेशन में ना जाए।
अगर वो हम ना करें तो फिर ये सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। ठीक है। प्लस इसमें ना पेन एडेप्टेशन होती है, जो सेंसरी सिस्टम है आपका, आप कुछ देर के बाद वो पेन का थ्रेशोल्ड आपका बढ़ जाता है कि आप उस लेवल की पेन को बर्दाश्त करते हैं, उससे ज्यादा अगर Used to होगी, it. तो फिर आपको वो होगी। ब्रेन की ये एक है, उसमें एडेप्टेशन आ जाती है। जिस तरह अगर आप देखें ना, खास तौर पे ये शियाटिका के पेशेंट्स हैं, उनको नर्व कंप्रेशन की वजह से पेन आ रही है, डिजीज वहीं पे है, वो कंप्रेशन रहती है, कुछ देर बाद वो ठीक हो जाते हैं। आपने पेन किलर दी, कुछ देर बाद वो ठीक हो गए, फिर दोबारा जब थोड़ा और वो कंप्रेशन बढ़ती है, फिर दोबारा से उनको वो शुरू हो जाएगा। वो पेन की एडेप्टेशन है जो ब्रेन में होती है। इसी तरह बाकी से आप शुरू में शोर से भाग करते हैं, उसके बाद आपको उससे ज़्यादा लेवल का शोर चाहिए जिससे कि आप उसमें भागोगे, उससे ये एडेप्टेशन उसके साथ साथ होती रहती है। ये ह्यूमन ब्रेन में अल्लाह ताला ने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, वो एडजस्ट हो कर लेता है, अकोमोडेट कर लेता है। जो ठंडे इलाके में रहते हैं उनको सर्दी नहीं लगती है, तो वो भी इंसान, लेकिन गर्म इलाके वाला जो है वो जब ठंडे इलाके में जाएगा तो वो बड़ा तंग होगा। अब शुरू में एक्लामेटाइजेशन में क्या होता है, वो यहाँ पे कुछ अर्सा रहता है, वो यूज्ड हो जाता है, अब उसको भी ठंड नहीं लगती है। इसी तरह पेन किलर में काउंटर इरिटेंट्स होते हैं, एक वो आप जब लगाते हैं ना तो उससे इरिटेशन होती है, उसकी वजह से वो पेन की सेंसेशन फाइन फाइन, थैंक्स अ लॉट फॉर पेशेंट हियरिंग एंड अटेंडेंस। इसमें टुडे वी come to an end to the lecture part of the workshop, and now we'll move on to the practical interaction with the children। और उसमें मैंने कहा था कि हम करेंगे, लिस्ट मुझे आपने देनी है HOD से लेके, मैंने कहा था मुझे चाइल्ड डेवलपमेंट के भी बच्चे थे 6 स्लो लर्नर के और मोंटेसरी के, जिनको हम एज अ डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे साथ उन पे काम करेंगे रेगुलर। और यही जो कुछ हमने डिस्कस किया है इस पीरियड में, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके रिजल्ट्स देखेंगे क्या आते हैं, कितने पीरियड में कौन बच्चा कैसे चेंज होता है और क्या उसमें फ़र्क पड़ता है। कुछ मैं करूँगा, कुछ आप करेंगे, सर्टिफिकेट वाइज काम करेंगे उस पर। जी सर, एक क्वेश्चन है प्लीज़। जो जितनी भी अप्रोचेज हमने पढ़ी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक इंडिविजुअल बेस्ड अप्रोच है। लाइक जब हम ग्रुप में, जैसे आपने कल बताया था कि हम ग्रुप में बच्चे को मतलब एक बच्चे को पहले प्रॉम्प्ट देंगे, फिर तकरीबन उसे 7 सेकंड का टाइम देंगे कि वो अगर रिस्पॉन्स कर रहा है, फिर दोबारा उसको कमांड देंगे, उसको प्रॉम्प्ट देके वो चीज़, तो जब एक बच्चा उसको मैं कमांड देता हूँ कि आप इसको फिक्स कर दो, फिक्स येलो, और उसको फिर मैं 7 सेकंड में टाइम देता हूँ, तो 7 सेकंड में वो नहीं करता, और फिर देन उसमें मैं कहता हूँ कि फिक्स येलो, और फिर मैं प्रॉम्प्ट देके उसे फिक्स करवाता हूँ। सर इंडिविजुअल में तो ये काम चल जाएगा, जब ग्रुप में सर मैं ये करूँगा तो बाकी जो मेरे साथ बच्चे बैठे हैं वो तो कहीं और चले जाएंगे। तो ये चीज़ सर मतलब उसमें हम उसको रिड्यूस कर दें टाइम को, या क्या करें ये चीज़। और सर कल मैं फिजिकल में करवा था ना, फिजिकल बच्चों का 3 बच्चों का ना, तो जब मैं फिजिकल करवा चुका तो मैंने मैम से, मेरे साथ जो थे उनसे मैंने एक क्वेश्चन किया मैम कि इन बच्चों को हम इंडिविजुअली करवाते फिजिकल 1 बाय 1, जो एक्टिविटी हमने डिज़ाइन की है, एक बच्चे को हम लेके जाते, वो टोटली मतलब पूरी एक्टिविटी करता, देन दूसरे बच्चे को करवाते, देन तीसरे को। बट मैम कहती कि जब बच्चे ग्रुप में, तो हमें फिर ग्रुप में करवाना है, मतलब ग्रुप एक्टिविटी तभी होगी ना जब ग्रुप में करेंगे। यस सर, आई गॉट योर पॉइंट। ये सवाल आपने शुरू में भी किया था। सर अभी तक मुझे इसका सही वो शुरू वाली लिस्ट किधर है मिस? पहले दिन हमने एक लिस्ट बनाई थी ना, जिसमें मैंने, आपने बोले थे, मैंने लिखे, वो लिस्ट कहाँ है? होगी तो मुझे दीजिएगा। उसमें कोई चीज़ रह गई हो जो मैंने कवर ना की हो तो मैं उसको एडजस्ट करूँ। मुझे लगता है कि चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी करते थे। आज मैंने रीजन में भी 5 to 7 सेकंड से ट्राई किया, ग्रुप मैनेजमेंट बेसिकली इज एन आर्ट जो डिपेंड करता है थेरेपिस्ट कंडक्टिंग द ग्रुप, उसके ऊपर। ठीक है, ग्रुप में कितने बच्चे होंगे, मेंबर्स ग्रुप में कितने होंगे, असिस्टेंट कितने होंगे रिक्वायर्ड हैं, लेवल बच्चे का क्या है। अब एक्टिविटी क्या होगी, ये चीजें अगर आपने कंसीडर नहीं की तो जब इसकी आप एग्जीक्यूशन की तरफ आएंगे
कंडक्शन की तरफ आएंगे तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम आएंगे अगर आपने उन एरियाज को कंसिडर नहीं किया। एक बच्चों का ग्रुप है, उसमें 7 मेंबर्स हैं। 7 बच्चों को काम कराना इज मोर चैलेंजिंग, यू रिक्वायर मोर स्टाफ अगर वो लोअर लेवल के हैं। अब आपको असिस्टेंस भी ज़्यादा चाहिए, लेवल इसका बहुत लो है, लेवल फंक्शनिंग परफॉर्मेंस उनकी। अब आपकी एक्टिविटी आप उसको अगर प्लान गलत करते हैं, आज जो मैं बाहर यहाँ पे देख रहा था, जो थे उनको पता है, उसको ने इधर से टॉय उठाना है, उधर जाके उसमें डालना है, उधर से आके यहाँ पे एक शेप पड़ी है उसके ऊपर के खड़े होने हैं, उसके बाद पता नहीं क्या होने, मैं वापस आ गया था। उस बच्चे का जिसको मैं देख रहा था काम करते हुए उस वक्त, उसका वहां से उठाना, पिक करना ऑब्जेक्ट का प्रॉम्प्ट ले रहा था, उधर से मूव करना भी प्रॉम्प्ट ले रहा था, उधर जाके छोड़ना भी प्रॉम्प्ट ले रहा था, वापस इसको फोकस करना कि मैंने इस पे आना है, उसकी तबीयत भी खराब थी, आई नो दैट, इस पे आना, ये सारा प्रॉम्प्टेड चल रहा था। पीछे जो 4 बैठे थे और वेटिंग में, जिन्होंने ये काम नेक्स्ट करना था, उनका लेवल शायद इससे बेहतर था, लेकिन उनके लिए उसमें से भी वो इतनी सिटिंग टॉलरेंस नहीं थी, तो वो उधर से वो कोने में से एक रोने की आवाज आ रही थी। नई बच्ची थी वो, राफिया, मुझे मालूम है उसका। इवन देन दिस वाज मैनेजमेंट ठीक नहीं थी आपकी कराने वाले की, उसने कंसीडर ही नहीं किया इन चीजों को जो मैंने पॉइंट्स बताए। उसके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स शायद बेहतर इन्वॉल्व करके वो इस चीज से बच सकते थे। उन 5 बच्चों में भी 5 बच्चे बैठे थे मेरे ख्याल। तो ग्रुप बड़ा है, एक्टिविटी ऐसी होगी जिसमें कम टाइम लगे परफॉर्मेंस में। वेटिंग टॉलरेंस इनकी नहीं है, हमें पता है बच्चों के प्रॉब्लम को, तो लेवल को पता है हमें। अब एक ग्रुप 7 बच्चे हैं, मैं असिस्टेंट 1 के साथ या 2 के साथ इसको स्प्लिट कर लूंगा 2 ग्रुप्स में, 2 सब ग्रुप्स में काम कराऊंगा। एक ग्रुप के अंदर नहीं कराऊंगा क्योंकि उसमें 7वें बच्चे की बारी से पहले 6 बच्चों ने जब गुजरना है तो इतना टाइम लेगा। जब स्प्लिट कर दूंगा तो 3 होंगे या 4 होंगे, तो तीसरे की बारी आने से पहले 2 ने गुजरना है, 2 ने टाइम लेना है, उस टनल में से 2 ने गुजरना है, तीसरे की बारी जल्दी आ जाएगी, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसकी सिटिंग टॉलरेंस बेशक कम है, बेहतर हो जाएगी। A time would come once I will be able to conduct these subgroups in one group of 7 as well. But at this stage, I should not do that. This is मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ कि आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी तो ग्रुप में प्रॉब्लम आएगा। अब मैं असिस्टेंट का मैं आई आस्क फॉर द हेल्प, मैं किसी को कहूँगा, कोऑर्डिनेटर हैं, प्रिंसिपल हैं, एक सिस्टम है हमारा, आई आस्क फॉर दैट। भाई 7 बच्चे आप मुझे दे रहे हैं, इनका लेवल तो ये है, तो मैं कैसे इसको कराऊँ? मैं इसको करता हूँ, उधर से वो कुछ करता है, मैं उधर भागता हूँ, उधर आता हूँ, ये करता हूँ। तो आई एम not only failing in achievement of my goals, rather I am bringing them into bad behaviors. तो ये वो चीज है जो आपकी वजह से है, जिसमें आपने इन चीजों को कंसीडर ही नहीं सही किया। एक्टिविटी क्या होगी? एक्टिविटी इन 7 बच्चों के लेवल, उसका अगर मैं करता हूं कि लेवल ये 1 से 5 तक है लेवल, कोई भी इसका वो कर रहे आगे क्या है, ये 1 से 5, 1 का 1 है, 2 का 2 है, 1 का 5 है, 3 का, इस तरह का लेवल है अगर उनका, तो मेरी एक्टिविटी 0 से 6 तक की होनी चाहिए। कि अगर ये जो 1 लेवल पे है ये अगर नहीं करता तो मैं इसको 0 वाली तो करा लूं, 5 वाले को मैं बहुत अच्छा करता है मैं 6 वाली करा लूं आगे। मेरे ज़हन में इतनी प्लानिंग होगी उसकी एक्टिविटी की, फ्लेक्सिबल होगी एक्टिविटी मेरी। जो बच्चा 2 लेवल पे काम करने वाला है उसको मैं 5 वाला काम नहीं कराऊंगा। मैं उसको जो ये कर रहा था, यहां से उठाओ, उधर जाके डालो, इसको इसमें, फिर आगे इस पे खड़े होना है, दीज वर द स्टेप्स व्हिच आई नोटिस्ड। तो ये मैं 1 वाले को नहीं कराऊंगा, ये 1 वाले को कहूंगा उठाओ, फेंको, आ जाओ, मत खड़े हो इस पे। कुछ तो परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंस की तरफ आएगी ना, उठाना ही उसका। जब मैं उससे ये कराता हूँ, वो कराता हूँ, ये कराता हूँ, वो कहता है मैं नहीं करता, करा। अब उसको दिखा चाहिए चलने के लिए थी, वो चलेगा भी नहीं। Whereas he is good at walk. Why he has gone into that in reluctance? He lost the interest. You failed to create it, and he said, "Okay, that's fine. I'll not do." So learning नहीं हो रही. Group management is very important in fact.
अब वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये मैंने प्लान किया जी कि इसने यहाँ से निकालना है, उधर लगाना है और उसके बाद आके यहाँ पे 1 लिखना है। एक नहीं करता तो ना करिए, उसका लेवल ये नहीं है, मैं नहीं कराऊंगा। एक करते हैं मैं उसको इसके आगे भी चलाऊंगा। ये लाई करता है यहाँ पे। मैंने कहा था आपको जखीरा होना चाहिए अप्रोचेस का, स्ट्रेटजीज का, ठीक है, तब ये चीजें बेहतर होती हैं। और ये प्रॉब्लम रहता है, एग्जिस्ट करता है। एक क्लास के अंदर भी आप टिपिकल क्लास की बात करते हैं, उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम होते हैं। उसमें भी सारे एक लेवल पे नहीं होते हैं। नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, उसमें भी फर्क होते हैं, ठीक है। अब मैं जो बता रहा हूं, आप में से किसी को इतनी समझ आ रही है, किसी को इतनी आ रही है। कोई बैठा कुछ अपने कर रहा होता है, लकीरें ही लगा रहा होता है। मैंने उसमें नजर पड़ी तो इतनी सारी डेड लाइनें लगी हुई थी। अब वो क्या लकीरें थी, क्या थी, किसी ने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। So it's natural, I think. But I said it depends upon the individual who is conducting the thing. जो थेरेपिस्ट है उस पर डिपेंड करता है। आप अच्छे थेरेपिस्ट होके आप अपने असिस्टेंट को, असिस्टेंट स्टाफ तो हमने दिया होता है, इंटर्निस भी होती है आपके साथ। मोर देन वेरी रेयर इन अ ग्रुप एक्टिविटी यू विल फाइंड 2 पर्सन, अदरवाइज 2 से ज्यादा ही होते हैं। कहीं पे अकेले भी हो सकते हैं। आई एग्री। इस बात में सारे अकेले लिए तो तब ये सवाल जाग गया अंदर से। तो मुझे देखना होगा आपके साथ कोई आने को तैयार क्यों नहीं है। So sometimes some constraint is there, that is something else. But in routine, we have the therapist and assistant both in group activities. Yes sir. ऐसे ही कौन कौन काम कर रहे हैं ग्रुप में? आपके साथ कोई होता है? एक है। आपके साथ कोई होता है? आप दोनों इकट्ठी होती है। आप कौन है? और आप और कौन कर रहा है ग्रुप में काम? आपके साथ भी कोई होता है? और कौन है जी ग्रुप में? आपके साथ भी होता है कोई? बोले ना, होता है। तो होते हैं। और इंटर्नीज अलग बीच में साथ होती हैं, वो भी कुछ टूटा बचा कुछ तो काम करती होंगी ना सर, निकल के सही जैसे। बट वी ऑलवेज सपोर्ट इट बिकॉज आई नो दैट ग्रुप मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट। मैं अकेला मेरे साथ 7-8 बच्चों को भी मैं कंडक्ट कर लेता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस अपना है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी माइल्डली मॉडरेट सीवियर वाले बच्चों को भी मैंने कराया हुआ है रिकॉर्डेड से। बट यू नीड सम असिस्टेंट। उसमें हालांकि आप एनर्जेटिक है ज़्यादा मुझसे, आप लोगों को ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करना चाहिए, बट प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। और फिर उसी वक्त रिस्पॉन्स, अपना फोकस चेंज करना, पैटर्न चेंज करना इज समटाइम्स रिक्वायर्ड। मैंने प्लान कुछ और किया हुआ है, सारी उसके बच्चा जब आता है मेरी सारी प्लानिंग ऐसे हो जाती है, वो आगे अपने ही अंदाज में आगे रहता है। अब मुझे अपने पैटर्न को चेंज करना होता है, अपने जहन से वो निकालना होता है। मैं अगर स्टक रहूं, नहीं उसने ये करना है फिर ये करना है, इसी यही करा के ही छोड़ना है मैंने, दिस इज रॉन्ग। मैं मोल्ड हो जाऊंगा, वहीं अपना एक्टिविटी को मोल्ड कर दूंगा। आई विल कंडक्ट अ गुड सेशन, ठीक है सर? यस सर। दिस इज ग्रुप मैनेजमेंट, जहाँ पे आपने शुरू में सवाल किया था। इसके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और उसके मुताबिक विल कंडक्ट इट इन द प्रैक्टिकल पार्ट। आई डेमोन्स्ट्रेट टू इंशाल्लाह कि कैसे उसको हमने मोल्ड करना है, रिस्पॉन्स को या एक्टिविटी को कैसे। ये जो 1 से 0 से 6 की मैंने बात की है, ये क्या होती है? हमारे पास एक सिंपल काम भी हो, सिंपल से भी सिंपल हो, जो नहीं करने वाला बच्चा है, जो करने वाला है उसके लिए उससे बड़ा काम भी हो, तब ये पॉसिबल होता है। फाइन, थैंक यू।